एक बाइक जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो, जो जंग के मैदान से लेके बर्फ तक चल चुकी हो, जो गिर के भी कभी ख़त्म नहीं हुई और जिसे लोग बाइक नहीं विरासत कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की। लेकिन सवाल ये है, क्या रॉयल इनफील्ड हमेशा से इतनी पावरफुल थी? क्या इसका कभी डाउनफॉल नहीं आया? और कैसे एक ऑलमोस्ट डेड ब्रांड आज लेजेंड बन गया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1901। इंग्लैंड का रेडिच शहर। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत हुई मोटरसाइकिल कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि बंदूक बनाने वाली फैक्ट्री के रूप में। उनका स्लोगन था मेड लाइक अ गन, यानी मजबूत, रिलायबल और जान के भरोसे लायक। और इसी सोच से 1901 में उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई। इस मोटरसाइकिल को बॉब वॉकर स्मिथ और फ्रांस के जूलियस गोबिएट ने मिलकर डिज़ाइन किया था। इसे लंदन के स्टेनली साइकिल शो में पहली बार पेश किया गया। इसमें 1/3 हॉर्स पावर का इंजन लगा था, जो स्टीयरिंग हेड के सामने लगाया गया था। पीछे का पहिया लंबी चमड़े की बेल्ट के जरिए चलता था। उस समय उस मोटरसाइकिल की कीमत 50 पाउंड रखी गई थी। नवंबर 1891 में बिजनेसमैन बॉब वॉकर स्मिथ और अल्बर्ट एडी ने हंट एंड रेडिच में स्थित जॉर्ज टाउनसेंड एंड कंपनी को खरीद लिया। ये कंपनी करीब 50 सालों से सुइयां बनाने के लिए जानी जाती थी। हाल ही में इस कंपनी ने साइकिल बनाना भी शुरू कर दिया था। दोनों को रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के सटीक पुर्जे सप्लाई करने का ठेका मिल जाता है। इस बड़े और सम्मानजनक ऑर्डर की खुशी में वो अपनी कंपनी का नाम बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड रख देते हैं। इसके बाद बॉब वॉकर स्मिथ द्वारा डिज़ाइन की गई उनकी पहली साइकिल को एनफील्ड नाम दिया जाता है। अगले ही साल इन साइकिलों का नाम बदलकर रॉयल इनफील्ड रख दिया जाता है और साथ ही मशहूर ट्रेडमार्क मेड लाइक अ गन भी पेश किया जाता है। जब दुनिया जंग में जल रही थी, रॉयल इनफील्ड बैटलफील्ड में दौड़ रही थी। वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने रॉयल इनफील्ड बाइक्स यूज़ की। बर्फ, कीचड़ और गोलियों के बीच भी ये बाइक चली, यानी यहीं से रॉयल इनफील्ड को मिला आर्मी ग्रेड टफेक्स का टैग। अब कहानी मुड़ती है भारत की तरफ। 1950 में इंडियन आर्मी को चाहिए थी एक ऐसी बाइक जो पहाड़ों में चले, जो खराब सड़कों पे ना रुके और जो सालों साथ थे। 1955 में रॉयल इनफील्ड इंडिया आई। रॉयल इनफील्ड ने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की और भारत में बुलेट 350 मॉडल को लाइसेंस के तहत असेंबल करना शुरू किया और तब लॉन्च हुई रॉयल इनफील्ड बुलेट। बुलेट इतनी रिलायबल थी कि आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सब ने इसे अपना लिया। कुछ सालों में सारे हिस्सों का उत्पादन भारत में ही होने लगा और ये भारत का एक बड़ा मिड साइज मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया। इस वजह से रॉयल इनफील्ड भारत की बाइक और यहाँ के लोगों का एक अहम हिस्सा बन गई। 1960 से 1980 तक रॉयल इनफील्ड स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। जिसके पास बुलेट होती वो आम आदमी नहीं होता। हैवी बॉडी, उसका साउंड प्लस रॉयल फील। इस दौर में बुलेट की सेल्स स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रही और ये इंडिया की आइडेंटिटी बन गई। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा दौर आता
होता है। 1990 में जापान की लाइट वेट बाइक्स आई, जैसे हीरो, यामाहा और होंडा। माइलेज बेटर, स्पीड ज़्यादा, मेंटेनेंस कम। रॉयल इनफील्ड की सेल्स गिरने लगी। कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ गई और तब कहानी में एक ट्विस्ट आया। 1994 में ईचर ग्रुप ने रॉयल इनफील्ड को खरीद लिया और उन्होंने कहा, हम रॉयल इनफील्ड को फास्ट नहीं बनाएंगे, हम इसे रॉयल ही रखेंगे। इंजन को इम्प्रूव किया गया, क्वालिटी बेटर हुई, लेकिन क्लासिक डिज़ाइन को छेड़ा नहीं गया। रॉयल इनफील्ड ने एक बात समझ ली, लोग स्पीड नहीं एक्सपीरियंस खरीदते हैं। इसलिए लॉन्च हुई क्लासिक 350, कॉन्टिनेंटल जीटी और हिमालय। ये बाइक बनी लॉन्ग राइड्स के लिए, एडवेंचर्स के लिए, इमोशंस के लिए। रॉयल इनफील्ड ने बाइक नहीं, लाइफस्टाइल बेचा। आज रॉयल इनफील्ड सिर्फ कंपनी नहीं, एक लेगेसी है। जहां बाकी बाइक्स वक्त के साथ बदल गई, रॉयल इनफील्ड ने कहा, हम वक्त को फॉलो नहीं करते, हम वक्त बनाते हैं। रॉयल इनफील्ड एक बाइक नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो रास्ते से नहीं, सफ़र से प्यार करते हैं।